विधायक है, ऐसा कह रहे हैं। छाताबाद आसियाना बचाओ आंदोलन सीधा भाषा में कहेंगे यह समाज नीति पे चल रहा है कि राजनीति पे, भैया अभी तक हमको स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन जेल कैंप के नेतृत्व की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक छात्र नेता की भी बात नहीं है, बात है इंसानियत की। और उसको बचाने के लिए भी श्रीमान जयराम महतो जी पहुंचे हैं। डुमरी के विधायक है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। वास्तविक इनका जो दर्द है इनके ही मुख से जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी क्या हालचाल? व्यक्तिगत भी ठीक नहीं है और सामाजिक भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत तबीयत ऊपर नीचे है और सामाजिक रूप से तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ आसियाना बचाव आंदोलन चल रहा है, कोई धनबाद में धरने पर बैठा है, कोई गिरिडीह में धरने पर बैठा है। तो जहाँ हमारे लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हों वहाँ हम कैसे अपने आप को ठीक पाएं? अच्छा, ये जो दर्द है ये सिलसिला जारी है। मुझे लगता है सुबह उठते होंगे और किसी कारणवश अगर व्हाट्सएप खोल लिए तो दर्द का ही सिलसिला का मुझे लगता है नोटिस और इन्फॉर्मेशन ज्यादा पहुंचता होगा। तो नहीं लग रहा कि कसम में जिंदगी तमाम झारखंडी का? बिल्कुल कसम जिंदगी है पूरे झारखंड का। शायद कोई एक घंटा ऐसा ना हो जहां हम लोग फुर्सत से कुछ बातचीत कर लें, फुर्सत से कुछ कार्यक्रम कर लें। उसी बीच कोई ना कोई सूचना ऐसी मिलती है जहां आपको माने आपके दिल को दहला देती है। चाहे वो घटना किसी प्रकार की हो, सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो, नीतिगत हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई ना कोई ऐसी घटना से आप परिचित हो जाते हैं जिससे फिर आपको बहुत ही अफसोस लगता है, बड़ा खेद होता है। अच्छा, आज एक सवाल मैंने पूछा, यहाँ बड़े बड़े मंत्री जी आए थे, संसदीय लोग भी थे, कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 1,75,000 करोड़ में से माइनस कर दीजिए तो 11,036.56 करोड़ आपदा प्रबंधन का अपना है। लेकिन 11 रुपया भी उस बच्चे को नहीं मिला जिसका हाथ टूटा हुआ है, जिसका परेशानी में है। तो नहीं लग रहा कि आपदा प्रबंधन को भी चेतना चाहिए? वो बीसीसीएल के भरोसे अपनी टीका टिप्पणी वाली बात कर रही है। जी बिल्कुल, आपदा प्रबंधन के पास अपना राशि होता है और उसमें अच्छी खासी राशि होती है, ताकि कोई अगर ऐसा कंडीशन होता है आपदा का तो आप वहां जाकर सपोर्ट कर सके, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो ऐसे में मेरा मानना है आपदा की टीम को स्वयं क्षेत्र का विजिट करना चाहिए और जिन लोगों की हानि हुई है, खासकर जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके इलाज का सारा खर्च के साथ उसे एक कंपनसेशन भी निर्गत कराना चाहिए। अच्छा, जब आपके पास ये जानकारी मिला कि तकरीबन 20 से 25 मकान धंस गया तो ऐसे में लगा कि वाकई हमको जिला प्रशासन से पहले सब बात करना है या बीसीसीएल प्रबंधन से? ये कस्टोडियम एक्ट से भी अगर देखा जाए तो ये कंट्राडिक्शन बना हुआ है लोगों में, तो किधर ज़्यादा झुकाव ये लोग करें? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी काम होता है, चाहे वो उद्योग हो, वह उद्योग चलाने वाला 20 लाख करोड़ संपत्ति का मालिक क्यों ना हो, जिला प्रशासन की भूमिका होती है। आप जिला प्रशासन में आईएएस लोग होते हैं, सर्वोच्च ताकतवर पदाधिकारी होते हैं, तो आपके अधिकार क्षेत्र में वो आता है। जो भी चीज़ें वहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें वहाँ हो रही हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अगर कोई गलत तरीके से कार्य कर रहा है तो व्यक्ति चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, संवैधानिक रूप से आप उसको निर्देशित कर सकते हैं, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन की भूमिका बनती है, इसलिए बनती है कि 1 महीना पहले घटना घट चुकी है तो उस समय उनको फटकार लगाना चाहिए था बीसीसीएल को, उनको जीएम को बुलाकर क्लास लेना चाहिए था, जीएम से उनको बातचीत करनी चाहिए थी कि आप उस घटना जो घटी उस पर रोकथाम करें, वहाँ के लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं से अवगत होकर परेशानी ना हो उसकी तैयारी करें। अच्छा, पीएसयू कंपनी के सामने क्या जिला प्रशासन या सीधी बात कहें राज्य सरकार बौना दिखने लगता है क्या? कानूनी सभ्यता तो बहुत कुछ है जहाँ पर सेस चार्ज के लिए आप हड़ताल उलगुनान का धमकी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ गई तो क्या पीएसयू कंपनी के पास हम बौना क्यों? इसका मूल कारण है कि वो जो कंपनियां हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, वो भारी तौर पर सरकारों को चंदा देती हैं, आर्थिक सपोर्ट करती है, बैक सपोर्ट रहता है उनका हर एक चुनाव में। और ऐसा नहीं कि जो अगर जेएमएम है तो जेएमएम को करेगी, वो बीजेपी को भी करेगी, कांग्रेस को भी करेगी, आजसू को भी करेगी, जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं राज्य के, देश के, सबको एक साथ वो सपोर्ट करती है। भाई सरकार किसी की आए, रहेगी हमारे इशारों पे, काम करेगी हमारे इशारों पे। इसलिए जो पीएसयू की आप बात कर रहे हैं, वहाँ फिलहाल झारखंड में जो स्थिति ऐसी है कि मानो वो पीएसयू ना होकर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो और उनके सामने जैसे हमारे लोग संघर्ष करते थे, नतमस्तक हो जाते थे, वही दृश्य आज है। आप अपने खेतों में आज़ाद हो, अपने खलिहानों में आज़ाद हो, खेल के मैदानों में आज़ाद हो, लेकिन जैसे ही आपकी ज़मीन पर किसी उद्योगपति की नज़र पड़ी, आपको गुलामी का आभास होने लगेगा। और आपको सच में तब आपके मन से ये सवाल आएगा कि क्या भारत लोकतांत्रिक देश है, क्या भारत स्वतंत्र देश है? कई क्वेश्चन चिन्ह आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। एक प्रश्न अपने मन से भी करीब 27-28 मिनट आपने भाषण दिया जिसमें एक बड़ा कस्टोडियम सिस्टम से एक बात रखा कि लोकतंत्र की परिभाषा आपने रखी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो क्या कहिए तीनों का जो डेफिनेशन है मैंने सिस्टमेटिक अप्रोच से पूरा बदलने का एक तरीका चल रहा क्या भीतर का? एक तरह से तो बदल ही चुका है। अब भारत कहीं भी आप जाके देख लिए, आभास ही नहीं होता है कि भारत देश एक
लोकतांत्रिक परंपरा को जीने वाला, लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुपालन करने वाला देश है। यह देश जो जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा इसका आशय होता है जिस लोकतंत्र का, वहाँ जनता तो पीसी जा रही है, जनता तो सड़कों पर आंदोलन कर रही है, जनता तो भूख से बिलख रहा है, जनता प्यास से तड़प रही है, जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है, जनता बीमारी लाचारी की मार झेल रही है। तो हम कैसे कहें ये जनता का देश बचा? ये बस कुछ पूंजीपतियों का देश बचा है, जिसकी कल्पना भगत सिंह ने अपने फांसी के ठीक पहले किया था कि हम आज़ादी तो अंग्रेज़ों से ले लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम आज़ादी ले लेंगे उसके बाद कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग इस देश की सत्ता को चलाएं। और वो सत्य है। आज आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से, अगर उसकी कंपनी है वो मनमाने तरीके से भी काम कर रही है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं याद एक उदाहरण देता हूँ, धनबाद के एसडीएम को झरिया के कुछ लड़कों ने परमिशन मांगा था कि हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने पूछा कि वो माइंस कौन चला रहा है? बोला लाल बाबू चला रहे हैं। बोला नहीं, प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दे पाएंगे। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। सामने अगर कोई पूंजीपति हो, कोई कई हजार करोड़ कमाने वाला व्यक्ति आके खड़ा हो, तो वहाँ लोकतंत्र भी पीछे हट जाता है और आज़ादी का अनुभव भी पीछे हट जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। कल आपने एक अपील किया था, मुझे लगता है सभी वो सोशल मीडिया के पैनल पे चला, कि स्वतंत्रता का वास्तविक मायने क्या है। देवेंद्र जी को रोका गया अस्पताल में, वह व्यक्ति जो 14 दिन से भूख लड़ाई के साथ में जीवित है। मुझे लगता है ये त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। क्या नहीं मांग रहा है ये झारखंडी फिर वही एक उलगुलान? जी बिल्कुल, झारखंड आज 25 सालों के बाद झारखंड को पुनः एक उलगुलान की आवश्यकता है। और इस बार जो उलगुलान होगा, इसमें जो नौजवानों, खासकर जो जनजी, उनकी जो भूमिका दिख रही है वो काफ़ी सराहनीय दिख रही है। वो घबरा नहीं रहे हैं, वो अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं, वो अपने उस भविष्य की चिंता कर रहे हैं जिसको लेकर उनके माता पिता ने त्याग किया था, संकल्प लिया था। तो मेरा मानना है कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगा। छात्रावाद की जनता को क्या संदेश रहेगा? धैर्य रखें। को मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके से धरने से अगर मांग मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे अगले चरण की लड़ाई के लिए चलते हैं, भूख हड़ताल अनशन की ओर बढ़ते हैं। ये गांधी का देश है। इस देश ने कई प्रकार के आंदोलन देखे हैं, सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए, व्यवस्थाओं को झुकाने के लिए कई आंदोलन देखे हैं। उन आंदोलनों को हम लोग चरणबद्ध तरीके से करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आगे बढ़ेंगे, और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में 2-4 कदम अगर हमारा भी जरूरत पड़े तो उस कदम को हम लोग पूरी जोर और ताकत के साथ धरेंगे। धन्यवाद।